आज हम आगे बात कर रहे हैं, हम बेसिक फंडामेंटल समझ चुके हैं कि क्या कहानी है, क्या कहानी है, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, क्या करते हैं, चॉइस ऑफ सिस्टम क्या है। अगर हमने फिक्स्ड एक्सेस चूज किया है तो एक्स का वाई में, वाई का एक्स में फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हमने बात की हुई है कि वेरिएबल एक्सिस है, मतलब हमेशा बदल रही है, तो उस केस में हमें पता है कि कैसे डील करना है। दोनों चीजें हमने समझ ली है। आई होप वो एकदम क्लैरिटी आपको आ गई है। तो आपको क्लैरिटी आ चुकी है। जैसे एक छोटा सा सवाल करने की कोशिश करते हैं, उस सवाल को देखते हैं कि आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास रेल्स हैं दो रेल्स हैं यहां पर दो रेल्स हैं, दो हॉरिजॉन्टल रेल्स हैं, फिक्स्ड फ्रेम है, ये हॉरिजॉन्टल फिक्स्ड फ्रेम है दो। यहां पर एक बीड है, यहां पर एक बीड है, और यहां पर एक बीड है। ये डिस्टेंस कुछ x1 है, ये डिस्टेंस कुछ x1 है, ये डिस्टेंस कुछ x2 है। कोई वर्टिकल नहीं है, कोई ग्रेविटी नहीं है, दैट ऑल आर इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। एंड लेट्स से दे आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। ये एक दूसरे बीड्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। मान लिया कि ये बीड एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, मुझे नहीं पता किस फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है, पर लेट्स से दीज बीड्स आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। ये बीड जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। ये बीड जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। ये बात हमें समझ में आ गई कि बीड अट्रैक्ट कर रही हैं एक दूसरे को। प्लीज ध्यान समझने की कोशिश करेगा। चलिए सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने मान लिया कि इस पे प्लस क्यू चार्ज है और इस पे माइनस क्यू चार्ज है, और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। दोनों के मासेस बराबर हैं m और m, दोनों के मासेस बराबर हैं। ये x1 दूरी पर है, ये x2 दूरी पर है। x1 जो है वो ग्रेटर देन x2 है, x1 ग्रेटर देन x2 है। एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो वैसे कोई भी फोर्स हो सकता था, पर मैंने प्लस क्यू और माइनस क्यू को चार्ज मान लिया। अब मुझे बताना है कि ये ओरिजिन पे, इस ओरिजिन पे पहले कौन पहुंचेगा। हु विल रीच टू द ओरिजिन फर्स्ट। ओरिजिन पे मेरे बच्चे पहले कौन पूछेगा? हाँ, तो आप रोहित पूछिए, डाउट पूछिए। आप जो आपके नहीं हो पाए हैं वो सवाल आप पूछिए वहां पर कि यार सर ये सवाल समझा दीजिए। दिस इज व्हाट ग्रुप इज मेंट फॉर। ग्रुप उसी लिए है। तो ये प्लस की माइनस क्यू और प्लस क्यू को चार्ज है, मास m और m है, और ये दूरी x1 है, ये दूरी x2 है, एंड दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। विच विल रीच, कौन है जो पहले रीच करेगा, पहले रीच करेगा इस ओ पर। ओ पर पहले कौन रीच करेगा, ओ पर पहले कौन रीच करेगा, ओ पर पहले कौन रीच करेगा, ओ पर पहले कौन रीच करेगा। ओ पर पहले कौन रीच करेगा, 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 ओ पर पहले कौन रीच करेगा। विच विल रीच ओ, ओ पर पहले कौन रीच करेगा। x1 x2 से बड़ा है। नहीं, कई बार क्या होता है कि हमें नहीं समझ में आ रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, तो कह सकते हैं कि नहीं आ रहा है। जरूरी नहीं कि कुछ आंसर हमेशा देना ही है, हमेशा कुछ आंसर देने की भी प्रक्रिया सही नहीं है। कई बार नहीं आना भी अच्छा है। और सोचने की कोशिश करिए कि कौन पहले रीच करेगा, कौन पहले रीच करेगा। विच विल रीच एट ओ फर्स्ट। सोचेंगे इस सवाल पे, इस सवाल पे डिस्कशन करेंगे। ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है।
पहले एक बात समझने की कोशिश करते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं ये कह रहा हूं कि टू पार्टिकल्स स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, टू पार्टिकल्स स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, पार्टिकल्स स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, दो पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है, ये हमने पहली इंफॉर्मेशन है। दो पार्टिकल है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है, रेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, और हमेशा S1 बाई जो पहले वाले को जो दूरी चलनी है, दो पार्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं रेस्ट से, पहले पार्टिकल को जो दूरी चलनी है और दूसरे पार्टिकल को जो दूरी चलनी है, पहले पार्टिकल को दूरी चलनी है x1 और उसका एक्सेलरेशन a1 है, पार्टिकल को दूरी चलनी है x1 और उसका एक्सेलरेशन है a1 है, यहां पर दूसरे पार्टिकल का x2 है और उसका एक्सेलरेशन a2 है। लेट्स से x1 है और a2 है, x1 है इसका डिस्प्लेसमेंट जो इसको करना है, और a1 जो है इसका एक्सेलरेशन है। a1 और उस दूसरे वाले का x2 है और वो a2 है। तो अगर मैं यहां पर बात करूं कि कौन पहले पहुंचेगा, इस बात को हम कैसे पता लगा सकते हैं? जिसका डिस्टेंस कम है उसको टाइम कम लगेगा। दोनों का रेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। दोनों ही रेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। एक को x1 डिस्टेंस चलनी है और विद एक्सेलरेशन a1, और एक को x2 डिस्टेंस चलनी है विद एक्सेलरेशन a2। लोकेश कह रहे हैं सेम टाइम पे एक साथ पहुंचेंगे। प्रियांक ने कहा x बाई ए रेशियो से, बहुत बढ़िया। प्रियांक ने कहा x बाई ए रेशियो से हम ये बात सोच सकते हैं, बहुत बढ़िया। कैसे प्रियांक? x बाई ए रेशियो अगर दोनों का बराबर है तो क्या मैं कह सकता हूं, क्या x बाई ए रेशियो दोनों का अगर बराबर है, x बाई ए रेशियो अगर दोनों का बराबर है, प्लीज समझने की कोशिश करिए, तो क्या मैं कह सकता हूं कि x बाई ए रेशियो अगर दोनों का बराबर आ रहा है तो उस केस में दोनों सेम टाइम पे पहुंचेंगे? अगर दोनों का x बाई ए रेशियो बराबर आ रहा है, कल भी हमने बात की थी इस बारे में, दोनों का x बाई ए रेशियो अगर बराबर आ रहा है, हर समय बराबर है, x बाई ए रेशियो इसका और x बाई ए रेशियो उसका, दोनों का अगर बराबर है, x बाई ए रेशियो और x बाई ए रेशियो अगर दोनों का बराबर है, पैटर्न सेम है, x बाई ए रेशियो बराबर है, x बाई ए रेशियो बराबर है, x बाई ए रेशियो बराबर है, वही मैं पूछ रहा हूं, मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। आई रियली वांट टू, आई दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन विच नीड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थॉट। हम चाहते हैं कि इस पे ऊपर, मैं चाहता हूं कि आप मतलब मैं तो इतने क्लास में इतना, रियल क्लास होती तो ज्यादा, 1 घंटा पूरा इसी में बिता देते हैं हम, 1.5 घंटा। पर क्या एक्स बाई ए रेशियो दोनों के अगर सेम है, यानी एक्स बाई ए रेशियो पहले का और एक्स बाई ए रेशियो दोनों का सेम है, तो क्या मैं गारंटी दे सकता हूं कि बोथ विल रीच एट द सेम टाइम? क्या मैं गारंटी दे सकता हूं कि बोथ विल रीच एट द सेम टाइम? क्या x1 बाई a1 और x2 बाई a2 की वैल्यू से हम ये कंपेयर कर सकते हैं? पहले ये बताइए, ये क्वेश्चन अभी भी इंटैक्ट है, इसमें सोचिएगा। इस पर्टिकुलर सवाल में क्या हो रहा है? इस पर्टिकुलर सवाल में अगर मैं इधर बात करूं, लेट से किसी मूवमेंट पे ये डिस्टेंस r है, तो ये डिस्टेंस r है, इस पे एक फोर्स लग रहा है F इधर की तरफ, इस पे एक फोर्स लग रहा है F इधर की तरफ, इस पे एक फोर्स लग, लेट से ये एंगल θ1 है और लेट से ये एंगल θ2 है। वैसे ऑब्वियसली θ1 θ2 आर, तो पहले पार्टिकल को जो एक्सिलरेशन देगा, पहले पार्टिकल का एक्सिलरेशन a1 जो आएगा वो आएगा F cos θ1 डिवाइड बाई m।
एफ कॉस थीटा 1 डिवाइड बाई एम, और जो पहले पार्टिकल को डिस्टेंस चलनी है वो है x1, पहले पार्टिकल को जो डिस्टेंस चलनी है x1 चलनी है, दूसरे वाले पार्टिकल का एक्सेलरेशन जो आएगा वो आएगा एफ कॉस थीटा 2 बाई एम, एफ कॉस थीटा 2 बाई एम, और उसको जो डिस्टेंस चलनी है वो है x2, उसको जो डिस्टेंस चलनी है वो है x2। अगर मैं यहां पर x1 बाई a1 निकालूं, x1 बाई a1 निकालूं, x1 बाई a1 निकालूं, तो क्या आएगा x1 बाई a1, x1 बाई a1 या a1 बाई x1 कर देता हूं, वो आसान है। a1 बाई x1 निकालूं तो क्या वो आएगा f cos थीटा 1 बाई m x1, और इधर आएगा f cos थीटा 2 डिवाइड बाई m x2। ये पहले वाले का आएगा, ये दूसरे वाले का आएगा। cos थीटा 1 बाई x1, cos थीटा 1 बाई x1 जो हमने लिखा है, यानी x1 बाई cos थीटा 1 इज नथिंग बट r, x1 बाई cos थीटा 1 इज नथिंग बट r, x1 बाई cos थीटा 1 इज नथिंग बट r, तो इस वाले का आ जाएगा fr बाई m, और इसका भी आ जाएगा fr बाई m। यानी एक बात मुझे दिख गई कि x1 बाई a1 इज इक्वल टू x2 बाई a2 है, x1 बाई a1 इज इक्वल टू x2 बाई a2 है दोनों में। क्या ये गारंटी दे सकता है x1 बाई a1 इज इक्वल टू x2 बाई a2 है? क्या इस बात से मैं गारंटी दे सकता हूं? आप सवाल पूछेंगे, सवाल करेंगे, तभी डिस्कस होगा। दोनों में एक चीज हमने नोटिस की कि x1 बाई a1 और x2 बाई a2 सेम आ रहा है, यानी x1 बाई a1 यानी पहले वाले के लिए जो डिस्प्लेसमेंट बाई एक्सेलरेशन है, और दूसरे वाले के लिए भी जो डिस्प्लेसमेंट बाई एक्सेलरेशन है वो सेम आ रहा है। x1 बाई a1 इज इक्वल टू x2 बाई a2, x1 बाई a1 इज इक्वल टू x2 बाई a2, x1 बाई a1 इज इक्वल टू x2 बाई a2, x1 बाई a1 इज इक्वल टू x2 बाई a2। दोनों में सेम आ रहा है। तनिष्क बेटा वो दो वर्टिकल लाइंस है, वो बीड उसमें फंसी हुई है, बीड उसमें फंसी हुई है, तो जिधर फोर्स है उधर एक्सेलरेशन कैसे हो सकता है? चल ही नहीं सकता इधर की तरफ, तो इसका कंपोनेंट ही तो इसको चलाएगा। इस दिशा में तो ये चल ही नहीं सकता, ये भी इस दिशा में तो चल ही नहीं सकता, क्योंकि भाई तार में फंसा हुआ है, तो इधर जितना खींच लो चल थोड़ी जाएगा। सिर्फ अगर तुम तिरछा खींच रहे हो तो उसका एक कंपोनेंट जो इधर की तरफ है वही इसको चलाएगा, वही उसको चलाएगा। पर आपको ये प्रूव करना है कि ये दिस इज योर होमवर्क, होमवर्क है आपका। मुझे आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे इसका सॉल्यूशन चाहिए, इफ एक्स और डिस्कशन चाहिए। अगर ये दोनों बराबर हैं देन दे विल टेक सेम टाइम, दे विल टेक सेम टाइम। इस पे सोचना है आपको कि वो दोनों सेम टाइम लेंगे। आंसर तो इसका सही है कि दोनों सेम टाइम लेंगे, दोनों सेम टाइम लेंगे, ये तो पक्का है, ये तो पक्का है कि दोनों सेम टाइम लेंगे। पर आपको ये सोचना है कि क्या सच में ये सफिशिएंट कंडीशन है कि x1 बाई a1 इज इक्वल टू x2 बाई a2, x1 बाई a1 और x2 बाई a2, x1 बाई a1 इज इक्वल टू x2 बाई a2 हो तो वो सेम समय लेंगे। x1 बाई a1 इज इक्वल टू x2 बाई a2 है तो वो दोनों सेम समय लेंगे। क्या ये प्रूव कर पाएंगे हम? ठीक है, ये आपके लिए ओपन डिस्कशन है, हम इस पर डिस्कस करेंगे, पूरी दिन आज डिस्कस करेंगे। कीप ऑन रिपोर्टिंग मी। अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, थोड़ी बातें हैं जो ध्यान रखनी है, बाकी उसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि हम कैसे डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकालेंगे। प्लीज समझने की कोशिश करिए एक्सेलरेशन को, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर एक पार्टिकल है x इक्वल टू 0 पर है और उसकी वेलोसिटी भी 0 है उस मूवमेंट पे, अगर एक पार्टिकल है x इक्वल टू 0 पर और उसकी वेलोसिटी भी 0 है, क्या मैं ये गारंटी दे सकता हूं कि वो नहीं चलेगा? कैन आई सी द फ्यूचर? सिर्फ दो इंफॉर्मेशन मेरे पास है कि पार्टिकल x बराबर 0 पर है और v बराबर 0 है। क्या कैन आई स्पेकुलेट, क्या मैं इससे स्पेकुलेट ये कर सकता हूं कि वो स्पेकुलेट ये कर सकता हूं कि ये कभी नहीं चलेगा, ये कभी नहीं चलेगा, ये चलेगा ही नहीं?
ये क्या मैं इस बात से कभी नहीं चलेगा, क्या मैं इस बात से ये स्पेकुलेट कर सकता हूं? क्या मैं ये इस बात से स्पेकुलेट कर सकता हूं? एक पार्टिकल है, मैंने नोटिस किया इनिशियली t इक्वल टू जीरो पे, t इक्वल टू जीरो पे x बराबर जीरो है और v बराबर जीरो है। t इक्वल टू जीरो पे x, मैंने नोटिस किया t इक्वल टू जीरो पे x बराबर जीरो है, v बराबर जीरो है। क्या मैं इससे गारंटी दे सकता हूं कि वो पार्टिकल कभी नहीं चलेगा? एब्सोल्युटली नो। यू अंडरस्टैंड दिस कि ऑब्वियसली आप इसकी ये कैसी घटिया बात है, x बराबर जीरो है, v बराबर जीरो है, t बराबर जीरो है, पार्टिकल को ड्रॉप करो वही तो होता है, उसी को x मान लो जीरो, ओरिजिन वही मान लो, तो t बराबर जीरो पे x बराबर जीरो है, v बराबर जीरो है, पर पार्टिकल तो चल सकता है बिकॉज इट मे हैव एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन होगा तो वो वेलोसिटी को पैदा करेगा, वेलोसिटी को पैदा करेगा तो पार्टिकल चल देगा। एक्सीलरेशन अगर जिंदा हुआ, नॉन जीरो हुआ उस मूवमेंट पे, तो वेलोसिटी को पैदा करेगा, वेलोसिटी को पैदा करेगा तो वो x को पैदा करेगा और अन्य पार्टिकल चल देगा। तो हमने कहा अच्छा अच्छा सॉरी, अब मैं बोल रहा हूं t इक्वल टू जीरो पर x बराबर जीरो है, v बराबर जीरो है, a बराबर जीरो है, a बराबर जीरो है, क्या अब मैं गारंटी दे सकता हूं कि पार्टिकल नहीं चलेगा? t बराबर जीरो पे x बराबर जीरो है, v बराबर जीरो है, t बराबर जीरो पे x बराबर जीरो है, v बराबर जीरो है एंड एक्सेलरेशन भी जीरो है। क्या मैं गारंटी दे सकता हूं कि पार्टिकल नहीं चलेगा? बहुत बढ़िया। लोकेश ने कहा कि एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है, पर हो सकता है कि डीए बाई डी जिंदा हो, डीए बाई डी जिंदा हो। डीए बाई डी अगर जिंदा होगा तो वो ए को पैदा करेगा, ए को पैदा करेगा तो वो v को पैदा करेगा, v को पैदा करेगा तो वो x को पैदा करेगा, तो ऑब्वियसली चल सकता है। इसका मतलब है आप सिर्फ इनिशियल कंडीशन देखकर कभी नहीं बता सकते, इनिशियल कंडीशन देखकर कभी नहीं बता सकते कि पार्टिकल चलेगा कि नहीं चलेगा, क्योंकि हो सकता है कि कोई ना कोई डेरिवेटिव उसका एक्सेलरेशन ना हो तो उसका डेरिवेटिव डीए बाई डी जिंदा हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल x बराबर फॉर्मूला अगर दिया है किसी सवाल में t की पावर 4, तो इसकी वेलोसिटी भी जीरो आ गई, t इक्वल टू जीरो। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया? 4t क्यूब। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आ गया? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया 12t स्क्वायर। डीए बाई डी क्या आ गया? डीए बाई डी क्या आ गया? डीए बाई डी आ गया 24t। पर d2a बाई dt2 क्या आ गया? d2a बाई dt2 क्या आ गया? ये आ गया हमारे पास 24। तो t बराबर जीरो पे ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, पर ये नॉन जीरो है, तो इसने इसको पैदा किया, इसने इसको पैदा किया, इसने इसको पैदा किया, इसने इसको पैदा किया, पार्टिकल चल गया। यानी पार्टिकल के चलने के लिए अगर उसका x का कोई भी डेरिवेटिव नॉन जीरो है तो हम गारंटी दे सकते हैं कि पार्टिकल चल सकता है। कभी भी पार्टिकल को चलने के लिए इसका कोई भी डेरिवेटिव नॉन जीरो है तो हम बोल सकते हैं कि पार्टिकल चल सकता है। इट इज एन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो दिमाग में कोने में कहीं होनी चाहिए। तो जैसे अगर मैंने आपको सवाल दिया, अगर मैंने आपको सवाल दिया एट t इक्वल टू जीरो पार्टिकल वॉज x इक्वल टू जीरो पे था और उसका एक्सिलरेशन जो है वो x के बराबर है, t इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल x बराबर जीरो पे था और उसका एक्सिलरेशन x के बराबर है, तो फाइंड आउट x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। x को फंक्शन एज अ टाइम निकाल के दिखाइए। x अगर किसी इंस्टेंट पे जाकर अगर जीरो हुआ तो टर्निंग पॉइंट आ सकता है सर। हाँ वो तो टर्निंग पॉइंट आ सकता है, उसकी बात मैं तो इनिशियल की बात कर रहा हूं, किसी पॉइंट की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, इनिशियल की बात कर रहा हूं, इनिशियल की बात कर रहा हूं रोहित बेटा। आप मुझे ये बताइए कि किसी पार्टिकल का अगर हमने बताया कि x इज इक्वल टू एफ टी दे रखा है, ये सॉरी हमने दे रखा है कि t बराबर जीरो पे x बराबर जीरो है पार्टिकल का और उसका एक्सेलरेशन x के साथ बदल रहा है, a का फॉर्मूला x दिया हुआ है, हमें x इक्वल टू एफ टी निकालना है, यानी x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है। क्या करेंगे? x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, क्या करेंगे? x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, क्या करेंगे? x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, क्या करेंगे? x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, क्या करेंगे? x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, क्या करेंगे? x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, क्या करेंगे? x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, क्या करूं मैं? t बराबर जीरो पे x बराबर जीरो है, a की वैल्यू x है, बिल्कुल सही, ट्राई करते हैं। तो इन्होंने कहा कि a को लिखा हमने v dv by dx, a को लिखा हमने v dv by dx, v dv by dx इज इक्वल टू हमने x लिख दिया, इसको इंटीग्रेट कर दिया,
तो v स्क्वायर बराबर आ गया एक्स स्क्वायर, बाई टू कैंसिल हो गए, यानी v की वैल्यू, क्योंकि हमारा एक्सेलेरेशन x है तो एक्सेलेरेशन की दिशा जिधर चलेगा उधर चलेगा, यानी v और x की सेम होगी डायरेक्शन, तो v की वैल्यू x के बराबर आ गई, v की वैल्यू x के बराबर आ गई, v की वैल्यू x आ गई, तो dx बाई dt की वैल्यू हमने x रख दी, तो हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन dx बाई x इज इक्वल टू इंटीग्रल dt, तो हमारे पास आ गया ln x इज इक्वल टू t, तो x आ गया e की पावर t। इज इट द करेक्ट आंसर? Is it the correct answer? Is it the correct answer? Yes. Is it the correct answer, Rohit? Tanishq? Is it the correct answer? हमने vd by dx को x लिखा और dx उधर ले जाके vd, लोकेश ने कहा कि सर आपने गलती की है। मैंने कहा क्या गलती की है? दिस इज व्हाट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट, बिकॉज ये गलती हो जाती है, इट्स अ वेरी ऑब्वियस गलती जो हमेशा हो जाती है। हम इंटीग्रेट करने में खो जाते हैं, पर इंटीग्रेशन या तो डेफिनिट होता है या इनडेफिनिट होता है। अगर डेफिनिट इंटीग्रेशन होता है तो आपको प्रॉपरली लिमिट लगा के सवाल सॉल्व करना चाहिए था। t बराबर 0 पे x बराबर 0 है और v भी 0 है, ऑब्वियसली कंडीशन देनी पड़ेगी। तो अगर आपको लिमिट डाल के करना पड़ेगा सवाल को, अगर या तो आप लिमिट डाल के सवाल सॉल्व करिए, t बराबर 0 पे x बराबर 0 है, v बराबर 0 है, तो अगर आए तो लिमिट डाल के सवाल सॉल्व करिए, या तो आप इंटीग्रेशन कांस्टेंट लेके चलिए। तो आपको कुछ भी करना पड़ेगा। तो अगर इसमें लिमिट नहीं डालते तो यहाँ पे प्लस c आता, यहाँ प्लस c आता, सब गड़बड़ होने वाली थी, प्लस c आ जाता, यहाँ पर v स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस c आ जाता, तब आपको सॉल्व करना पड़ता उसके हिसाब से। बिल्कुल सही आपने, सक्षम ने बोला v स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस c होना चाहिए था। या तो लिमिट डालिए, या तो लिमिट डालना पड़ेगा, या फिर आपको कुछ करना पड़ेगा। तो लिमिट डालना आसान काम है, जब वैल्यूज पता हो तो लिमिट डालना आसान काम है। तो हमने यहाँ पे 0 से x और 0 से v कर दिया, तो हमारा यही आ गया। तो हमारे पास v इक्वल टू एक्स ही आ गया। 0 से x किया, 0 से v किया, तो v इक्वल टू एक्स आ गया, v इक्वल टू एक्स आ गया। अपॉन 2 भी आएगा, अरे अपॉन 2 भी आएगा तो बस दोनों तरफ 2 आएगा ना, दोनों तरफ 2 आएगा। v dv का भी इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाय 2 होता है, x dx का इंटीग्रेशन में x स्क्वायर बाय 2 होता है। इतना तो समझना चाहिए कि v स्क्वायर बाय 2 बराबर x स्क्वायर बाय 2 आएगा, तो 2 उड़ा दिया मैंने, इतना तो समझ में आना चाहिए। तो यहां तक तो सही आ गया, यानी यहां तक तो हमने बिल्कुल परफेक्ट काम किया कि dx बाई dt x के बराबर आ गया, dx बाई dt x के बराबर आ गया। अब यहां पे लिमिट डालते तो 0 से t और 0 से x डालते तो ये मैथ्स की मौत आ जाती। मैथ्स कहती है अब तो कुछ कचरा हो गया, क्योंकि ln कहां से आ जाएगा, यहां पर ln के अंदर 0 तो आ नहीं सकता। x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 होगा, मैं मान गया रोहित। तो v का भी इंटीग्रेशन v स्क्वायर, v dv का भी इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2 होगा ना रोहित? क्लियर है क्या रोहित आपको ये बात? ये भी तो v स्क्वायर, अबे v dv, ये v dv है, ये x dx है, तो ये भी v स्क्वायर बाई 2 आएगा, ये भी x स्क्वायर बाई 2 आएगा, ये भी x स्क्वायर बाई 2 आएगा। तो इसका मतलब यहां पर है कि एक ln 0 तो कुछ होता ही नहीं है, तो यहां तो कचरा मच गया। मैथ्स ने कहा मेरी औकात के बाहर है, मैं इस सवाल को सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी लिमिट्स मेरे आंसर से सेटिस्फाई नहीं करी। मेरे पास कोई आंसर नहीं है इस सवाल का, मेरे पास कोई आंसर नहीं है इस सवाल का, मेरे पास कोई आंसर नहीं है इस सवाल का, क्योंकि ln 0 मैं नहीं कर पाऊंगा। मैथ्स जितनी मैथ्स मुझे आती है उसने हाथ खड़े कर दिए कि भैया मेरे बस का नहीं है, कुछ और तरीका सोचना पड़ेगा। तो अगर आप यहां पे नोटिस करें तो एक्सेलरेशन की वैल्यू x आ गई, v बराबर 0 है, एक्सेलरेशन की वैल्यू x आ गई, और हमने ये भी प्रूव कर लिया कि v की वैल्यू भी x आ गई, v की वैल्यू भी x आ गई। अगर मैं dA बाई dt निकालने की कोशिश करूं, dA बाई dt निकालने की कोशिश करूं, तो dA बाई dt की वैल्यू कितनी आएगी? dA बाई dt की वैल्यू आएगी a, क्योंकि a x के बराबर है, तो dA बाई dt dx बाई dt के बराबर आएगा, यानी dx बाई dt v के बराबर आएगा, तो v भी x के बराबर है, तो dA बाई dt की वैल्यू भी x आ गई, dA बाई dt की वैल्यू भी x आ गई। चेक करिए, क्या मैं a बराबर x है तो dA बाई dt बराबर dx बाई dt हो जाएगा, और dx बाई dt इज v, और v ही x है, तो dA बाई dt भी x हो जाएगा।
अगर मैं d2 a by dt2 निकालने की कोशिश करूं तो आई होप अब आप समझ रहे होंगे इसका डेरिवेटिव भी dx by dt आएगा, वो भी v होगा, वो भी x हो जाएगा। इसका मतलब है x भी जीरो है, v भी जीरो है, a भी जीरो है, v भी जीरो है, da by dt भी जीरो है, सेकेंड डेरिवेटिव भी जीरो है, थर्ड डेरिवेटिव भी जीरो है, सारे डेरिवेटिव जीरो है। यानी कि ना कोई डेरिवेटिव नॉन जीरो नहीं है, तो कभी भी कोई पैदा नहीं होगा, बिकॉज डेरिवेटिव जीरो अगर नॉन जीरो होते तो जैसे पिछले सवाल में मैंने कहा था कि ये वाला नॉन जीरो हो गया तो इसने इसको पैदा कर दिया, इसने इसको, ये सब मरे हुए थे, पैदा नहीं थे। लेकिन अगर सभी के सब जीरो हैं तो कोई किसी को पैदा ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव का मतलब उसको बनाने वाला, तो उसको बनाने वाले उसके पिताजी ही जिंदा नहीं है, चेंज करने वाले, तो ऑब्वियसली वो चलेगा नहीं। तो ये गूगली क्वेश्चन था, पर दिमाग खोलता है, इसलिए सवाल जरूरी था। वैसे आएगा नहीं, पर ये गूगली क्वेश्चन था जो दिमाग खोलता है। गूगली क्वेश्चन था जो दिमाग खोलता है कि आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि अगर वेलोसिटी जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है और da by dt भी जीरो है, सारे डेरिवेटिव जीरो होंगे, देन ओनली यू कैन क्लेम कि ये कभी नहीं चलेगा। तो आंसर होगा उस सवाल का कि x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम का आंसर होगा x की वैल्यू फिक्स्ड है जीरो, यानी कि पार्टिकल इज नेवर मूविंग, पार्टिकल कभी चल ही नहीं रहा है, पार्टिकल कभी चल ही नहीं रहा है, पार्टिकल कभी चल ही नहीं रहा है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर है क्या मेरी बात? क्लियर है? जैसे मैंने वो कैट डॉग वाला प्रॉब्लम अपने सामने किया था, कैट डॉग वाला प्रॉब्लम हम बात कर रहे हैं, तो ये कैट है, लेट्स से वो इधर की तरफ u स्पीड से चल रही है, लेट्स से वो इधर की तरफ u स्पीड से चल रही है, लेट्स से वो इधर की तरफ u स्पीड से चल रही है, और एक डॉग यहां पर है, डॉग यहां पर है, डॉग यहां पर है, कैट इधर u स्पीड से चल रही है और डॉग यहां पर है, डॉग v स्पीड से चलता है, बट डॉग ऑलवेज एम टूवर्ड्स कैट, वो हमेशा कैट की तरफ एम्स टूवर्ड्स कैट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, एम्स टूवर्ड्स कैट। जब भी इस तरह के सवाल आएंगे, डॉग जो है वो हमेशा कैट की तरफ एम करता है, डॉग हमेशा कैट की तरफ एम करता है, उसका एम यही है, वो यानी भी दिशा बदलता रहता है और कैट की तरफ एम करता है। यानी कैट अगर आगे आएगी तो डॉग भी ऐसे घूम रहा होगा, डॉग उस समय यहां होगा, उसकी वेलोसिटी इधर की तरफ होगी, कैट की तरफ, कैट इधर घूम रही है तो डॉग इधर घूम रहा है, यानी डॉग इधर की तरफ होगा, यानी कैट के हिसाब से डॉग अपनी दिशा बदल रहा होगा। तो डॉग ऑलवेज एम टुवर्ड्स कैट, और v की वैल्यू u से ज्यादा है। सवाल में क्या पूछा जा सकता है, हम सब करने की कोशिश करते हैं, v की वैल्यू u से ज्यादा है, तो मेरे बेटा किसी भी इंस्टेंट पे अगर मैं फोटो बनाऊं, जैसे यहीं पे बना लेता हूं, तो इस समय डॉग की वेलोसिटी v इधर की तरफ है, कैट की वेलोसिटी u इधर की तरफ है, और डॉग की वेलोसिटी डेफिनेटली इस लाइन के अलोंग है। तो अगर मैं यहां पर इस एंगल को थीटा बोलूं, इस एंगल को थीटा बोलूं, ओके, इस एंगल को थीटा बोलूं, किसी भी समय इस एंगल को, अगर मैं, मुझे पता है कि इसके सारे, इसमें जो जो पूछा जा सकता है सब समझने की कोशिश कर, इस एंगल को थीटा बोलूं, और फाइनली हमें पता नहीं कि क्योंकि स्पीड इसकी ज्यादा है डॉग की, तो पकड़ तो लेगा, फाइनली मान लो उसने यहां पर पकड़ लिया, फाइनली डॉग कैट यहां पर आ गई, यानी फाइनल रास्ता ये है, फाइनल रास्ता ये है, और यहां पे डॉग कैट इकट्ठे आ गए, ये पकड़ लिया है, डॉग कैट यहां पे पकड़ लिया है, और ये टाइम जो लगा है लेट्स से t लगा है, तो हम क्या क्या t निकालने का सवाल है, वैसे तो सवाल तो सिर्फ t निकालने का है, ये कितने टाइम पर ये पकड़ेगा, पर हम सब कुछ लिखना हमें आना चाहिए, सारी इक्वेशन जो जो हमें लिखनी आती है वो लिखनी आनी चाहिए, सारी इक्वेशन वो हमें लिखनी आती है, वो हमें आनी चाहिए। देखते हैं क्या क्या सॉल्व कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे, समझने की कोशिश कर, देखते हैं क्या क्या सॉल्व कर पाएंगे, क्या क्या नहीं कर पाएंगे, समझने की कोशिश करते हैं। क्या मैं ये कह सकता हूं, डॉग ने जितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल की है, डॉग ने जितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स के अलोंग जो डिस्टेंस ट्रेवल की है, कैट ने भी इस दिशा में उतनी, अगर मैं फिक्स्ड एक्सिस की बात करूं, यानी इस एक्सिस और इस एक्सिस को फिक्स्ड मानूं, तो क्या मैं कह सकता हूं कि डॉग ने इधर की तरफ जितनी डिस्टेंस चली है, कैट ने भी इधर की तरफ उतनी ही डिस्टेंस चली है। तो इक्वेशन नंबर 1 आई कैन राइट, जितनी लिख सकता हूं सब लिख देता हूं, कि इंटीग्रेशन v cos थीटा
डी टी 0 से t इज इक्वल टू यू टी। इक्वेशन नंबर 1 प्लीज चेक करिए। कैन आई राइट दिस इक्वेशन? कैन आई राइट दिस इक्वेशन? क्या मैं ये इक्वेशन लिख सकता हूं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं सर। इंटीग्रेशन v cos थीटा dt, इंटीग्रेशन v cos थीटा dt is equal to ut. Is it the correct equation? Is it the correct equation? मैं ये नहीं, क्योंकि v cos थीटा पहले कभी ज्यादा कभी कम होगा ये मुझे नहीं पता, पर ये इक्वेशन तो सही लिखी है हमने कि दोनों ने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस बराबर चली है, बिल्कुल सही। अब मैं और क्या देख रहा हूं, मैंने कहा डॉग ने मान लो ये डिस्टेंस गैप दिया होगा, ऑब्वियसली दिया होगा। लेट्स से ये गैप a दिया हुआ है, लेट्स से ये गैप a दिया हुआ, तो पहले गैप तो बताना पड़ेगा कितना है, तभी तो निकालूंगा कितना समय लग रहा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं डॉग की वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट ने a डिस्टेंस चली है, डॉग की वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट ने a डिस्टेंस चली है, तो क्या मैं दूसरी इक्वेशन लिख सकता हूं 0 से t इंटीग्रल v sin थीटा dt इज इक्वल टू a। 0 से इंटीग्रल v sin थीटा dt इज इक्वल टू a। ये दो इक्वेशन हमने यहां पे लिखी। ऑब्वियसली इंटीग्रल v sin थीटा dt इज इक्वल टू a, क्या मैं ये भी लिख सकता हूं बच्चे? अगर डॉग को, मैं सिर्फ डॉग डॉग देख रहा हूं, तो डॉग ने वर्टिकल दिशा में फिक्स्ड लाइन के अलोंग, डॉग ने वर्टिकल दिशा में फिक्स्ड लाइन के अलोंग जो डिस्टेंस चली है वो इतनी चली है। यस अब हमने ये दो इक्वेशन लिख दी, पर ये हमारे से सॉल्व होते हुए नहीं आ रही हैं, सॉल्व होते हुए नहीं आ रही है। हम दो और तरीके से लिख सकते हैं। अगर मान लो इनके बीच के सेपरेशन को मैं r मान लूं, इस वेक्टर को r मान लूं, अगर इस वेक्टर को मैं r मान लूं, कभी भी किसी जनरल टाइम पे इनके बीच के सेपरेशन को r मान लूं, इनके बीच के सेपरेशन को r मान लूं, प्लीज ध्यान से देखिएगा, ये जो सेपरेशन है इनके बीच का, ये हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना रहा है वो r है। क्या r का इनके बीच के सेपरेशन को r मान लिया, क्या r जो है वो अपनी दिशा भी बदल रहा है? दो इक्वेशन, इससे भी काम चलना चाहिए। अगर मैथ्स में अच्छी आती, यही दो इक्वेशन वो बच्चा लिखता जिसको सिर्फ x और y में डील करना आता है, उसकी मैथ्स कैसी होती वो मुझे नहीं पता, पर यही दो इक्वेशन लिखता, यही दो इक्वेशन लिखता वो आदमी बच्चा। देखते हैं, हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और क्या लिख सकते हैं, क्या क्या लिखना आना चाहिए? अगर मैं देखूं r का क्या मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है? हाँ बदल रहा है। क्या r वेक्टर की दिशा भी बदल रही है? हाँ बदल रही है। हमें पता है कि किसी वेक्टर की दिशा जो बदलता है, किसी भी वेक्टर की दिशा जो बदलता है, ये r वेक्टर है, इसकी दिशा भी बदल रही है और मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है। r वेक्टर की दिशा भी बदल रही है और मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है। तो मैं उस हिसाब से जो इक्वेशन लिख रहा हूं, अब आप देखिएगा कि क्या ये इक्वेशन आपको समझ में आ रही है? क्या ये इक्वेशन आपको समझ में आ रही है? क्या लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा। पहली माइनस जी आर बाई डी टी, आर का मैग्नीट्यूड कम होने का रेट। हमें पता है कि आर का मैग्नीट्यूड कम होने का रेट, आर किसी वेक्टर को बदलने के लिए या तो उसका मैग्नीट्यूड बदल सकते हैं या दिशा। मैग्नीट्यूड बदलता है उसके अलोंग वाला वेक्टर, तो आर का मैग्नीट्यूड कौन बदलेगा? v बदलेगा। और अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, u cos थीटा। v और u cos थीटा रिस्पॉन्सिबल होंगे गैप को बदलने के लिए, v और u cos थीटा रिस्पॉन्सिबल होंगे गैप को बदलने के लिए, v और u cos थीटा रिस्पॉन्सिबल होंगे गैप को बदलने के लिए। और u r वेक्टर को देखिएगा, और v तो कुछ नहीं, पर u sin थीटा रिस्पॉन्सिबल होगा इसको घुमाने के लिए, u sin थीटा इसको रिस्पॉन्सिबल होगा घुमाने के लिए। क्या आपको दिख रहा है कि r वेक्टर को मैग्नीट्यूड बदलने के लिए v और u cos थीटा रिस्पॉन्सिबल हैं? क्योंकि मेरे सर ने कहा था कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बदलने के लिए उसको बदलने वाला उसी लाइन के अलोंग होना चाहिए। r का गैप कौन बदलेगा? माइनस हटा दिया मैंने, कोई बात नहीं, माइनस हटा दिया, अभी माइनस हटा दिया, माइनस लिख देता, डिपेंड करता है आप कैसे। माइनस प्लस इज इन योर कंट्रोल, माइनस प्लस आपके कंट्रोल में होता है, माइनस प्लस आप जो चाहे वो लिख सकते हैं। मैं अगर मुझे अगर दिखता कि आर कम हो रहा है तो मैं लिखता माइनस डी आर बाई डी टी,
माइनस डी आर बाई डी टी। मैंने कहा v इधर चल रहा है, ये u cos थीटा से भाग रहा है और ये v से इसकी तरफ आ रहा है, तो माइनस डी आर बाई डी टी की वैल्यू होती v माइनस यू cos थीटा। आप इसी चीज को लिख सकते थे और इस चीज को कि आपको डी आर बाई डी टी बढ़ता हुआ दिख रहा होगा, जो दिख रहा है वही लिखना होता है। तो डी आर बाई डी टी बढ़ता हुआ कब दिखेगा? जब u cos थीटा ज्यादा और v कम होगा, तो आप इसको u cos थीटा माइनस v लिख देते। एक ही बात है। माइनस प्लस इज इन आवर कंट्रोल। माइनस प्लस हमारे कंट्रोल में होता है, डरने की जरूरत नहीं होती माइनस प्लस के लिए। माइनस प्लस के लिए हमेशा डरने की जरूरत नहीं होती। तो क्या मैं इस इक्वेशन को लिख सकता था? क्या मैं माइनस डी आर बाई डी टी या डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू यू कॉस थीटा माइनस यू लिख सकता था? इक्वेशन नंबर थर्ड हम यहां पे ये लिख सकते थे। इक्वेशन नंबर फोर लिख सकता था। क्या मैं लिख सकता था कि u साइन थीटा इज इक्वल टू आर ओमेगा? क्या मैं लिख सकता था r की दिशा बदलने वाला u साइन, u का v तो कुछ करेगा नहीं, u का कंपोनेंट जो इस r के परपेंडिकुलर है वो u की दिशा मैग्नीट्यूड दिशा बदलेगा r की। तो क्या मैं लिख सकता था u साइन थीटा इज इक्वल टू आर ओमेगा? आर ओमेगा मतलब डी थीटा बाई डी टी। u साइन थीटा इज इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी टी। u साइन थीटा इज इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी टी। क्या मैं लिख सकता था u साइन थीटा इज इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी टी? प्लीज चेक करिए कि क्या हम ये चारों इक्वेशन लिख सकते थे। क्या हम ये चारों इक्वेशन लिख सकते थे? हाँ, ये चारों इक्वेशन लिख सकते थे। ये चारों इक्वेशन हम लिख सकते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी इस तरह के बदलती हुई दिशाओं वाले सवाल आए तो ये चारों इक्वेशन हम लिख सकते हैं। ये याद रखिएगा मेरे बच्चों, इन चारों इक्वेशन को हम लिख सकते हैं। इन चारों इक्वेशन को लिख सकते हैं हम हमेशा। इतनी ही फिजिक्स हमें आती है जितनी हमें आती है फिजिक्स की। फिजिक्स नहीं है ये, वैसे मैथ्स है, काइनेमेटिक्स है। मेरे स्कूल में मैथ्स का चैप्टर था यूपी बोर्ड में। काइनेमेटिक्स वाज नॉट इन फिजिक्स, ये मैथ्स का चैप्टर था। मैथ्स का चैप्टर हुआ करता था मेरे स्कूल में। क्या मैं ये लिख सकता हूं? ये लिख सकता हूं। इस इक्वेशन को डी आर बाई डी टी जो हमने u cos थीटा, ये इक्वेशन हमें, हाँ आपने पहले दो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन लिखी थी, थर्ड और फोर्थ नहीं लिखी थी, पर आगे से याद रखिएगा ये थर्ड और फोर्थ भी लिखनी, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग है। ये सवाल बड़ा एक सिमिलर टाइप का सवाल है। कम से कम 40-50 जगह आपके सामने से गुजरेगा अलग अलग रूप में। पर ये जब भी ऐसा बदलती हुई दिशाएं आएंगी, आप ये चारों इक्वेशन मन में कम से कम सोच लेंगे। इनमें से कोई भी दो से आपका काम चल जाएगा, कोई दो से आपका काम चल जाएगा। अभी मैंने इसको कि वो इंटीग्रेशन के फॉर्म में इक्वेशन है, वो इंटीग्रेशन के फॉर्म में इक्वेशन है, तो इसको भी इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। उधर वाली इक्वेशन इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। भाई ये दोनों इंटीग्रेशन के फॉर्म में है, ये दोनों इंटीग्रेशन की, इसमें एंड रिजल्ट पता है हमें कि ये इतना गया, ये इतना गया। वो इंटीग्रेशन के फॉर्म में, तो इसको भी इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखते हैं। तो थर्ड वाली इक्वेशन को अगर मैं इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखूं, कौन सी स्टार्ट करूं? ये समझ में आया ना कि दोनों एक ही बात है। ऑब्वियसली एक ही बात है, दोनों इक्वेशन सेम है, तो मैं इससे लिख देता हूं। तो क्या मैं लिख सकता हूं डी आर क्या है इनके बीच का गैप, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी आर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन यू कॉस थीटा डी टी माइनस वी डी टी। क्या मैं ये लिख सकता हूं जो मैंने लिखा बेटा? क्या मैं उसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखता तो क्या मैं इसको लिख सकता था इंटीग्रेशन डी आर यू कॉस थीटा डी टी माइनस वी डी टी, यू कॉस थीटा डी टी माइनस वी डी टी। यस रोहित, बिल्कुल सही। क्या मैं वो लिख सकता था? अगर मैं ये लिख सकता था तो मैं
इस इक्वेशन को लिखता तो इसमें लिमिट डालता, जितनी सॉल्व होती है सॉल्व करता हूं। तो ये हमारे पास डी आर की वैल्यू, पहले आर कितना था, ए था, बाद में ए आर कितना है, 0 है भाई। सेपरेशन इसमें इनिशियली ए था, आर क्या है, सेपरेशन बिटवीन देम, पहले ए था बाद में 0 है। ये ए से 0, टाइम 0 से टी, टाइम 0 से टी, जो इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाए उनको सॉल्व कर लेते हैं। ये तो सॉल्व हो गया, ये हो गया माइनस ए, ये हो गया माइनस ए। इस पहले वाले पार्ट को इंटीग्रेट 0 से, इस इंटीग्रेशन को मैंने लिखा तो ये हो गया माइनस ए बराबर, ये वाला इंटीग्रेशन तो फिक्स्ड ही रहा, 0 से टी यू कॉस थीटा डी टी, यू कॉस थीटा डी टी माइनस वी टी, ये सॉल्व हो गया। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू ये आ गई, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू ये आ गई, दिस इज द वैल्यू, दिस इज द वैल्यू। यस, ये इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई। हमें तो टाइम निकालना था। अगर आप नोटिस करें तो यहां पर इंटीग्रल v cos थीटा dt के इंटीग्रेशन की वैल्यू ये है। ये नोटिसेबल, ये एक नोटिसेबल बात थी जो किसी एक इंटेलिजेंट आदमी ने कभी की थी, उसके बाद इरोडो में उसने लिखी और फिर उसने दुनिया को बताया और दुनिया के सब लोगों ने ये काम किया। ये एक मैथमेटिकल ऑब्जर्वेशन है जो सबको पता चल गया। किसी एक आदमी ने, इरोडो ने सबसे पहले किया था, उसके बाद दुनिया की सारी किताबों ने किया। क्या ऑब्जर्वेशन है? क्या आप यहां से v अगर बाहर ले लें तो क्या इंटीग्रल cos थीटा dt की वैल्यू निकाल सकते हैं? अगर वहां से मैं इंटीग्रल cos थीटा dt की वैल्यू निकालूं, इधर से इंटीग्रल cos थीटा dt की वैल्यू निकालूं, तो क्या इंटीग्रल cos थीटा dt की वैल्यू जो अगर मैं निकालने की कोशिश करूं तो क्या उसकी वैल्यू आ गई vt माइनस ए अपॉन यू, vt माइनस ए अपॉन यू, और इधर से इंटीग्रल cos थीटा dt की वैल्यू निकालूं तो इंटीग्रल cos थीटा dt की वैल्यू यहां से आ गई ut बाई v। ये दोनों बराबर होने चाहिए, ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो हमने दोनों को बराबर कर दिया तो हमारे पास आ गया vt माइनस ए बाई यू इज इक्वल टू ut बाई v, एंड वी कैन डेफिनेटली सॉल्व द वैल्यू ऑफ टाइम। हम इससे टाइम की वैल्यू निकाल सकते हैं, हम इससे टाइम की वैल्यू निकाल सकते हैं, इससे हम टाइम की वैल्यू निकाल सकते हैं, इससे हम टाइम की वैल्यू निकाल सकते हैं, एंड वी गेट आवर आंसर। बड़ा यूजफुल एक्सरसाइज है, बड़ा यूजफुल मेथड है, बहुत सारे सवालों में इस्तेमाल हो जाता है। चेजिंग प्रॉब्लम इज वन ऑफ द प्रॉब्लम एंड देयर आर मल्टीपल सच क्वेश्चंस इन अदर पार्ट ऑफ फिजिक्स, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइटिंग इक्वेशन इन दिस फॉर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दो फिक्स्ड, ये दोनों लिखी है मैंने फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट, ये मैंने लिखी है घूमती हुई एक्सिस के अबाउट, हमें पता है। आई होप इससे ए की टाइम की वैल्यू निकल जाती, टाइम की वैल्यू निकल जाती, टाइम की वैल्यू आ जाती, टाइम की वैल्यू आ जाती ए। बेटा बहुत सारे सवाल लगाने से कुछ नहीं होगा, आप तो बस समझिए कि हाँ जब भी इस तरह का कर्वीलिनियर मोशन होगा तभी तो सवाल में मजा है, जो आप खुद सोचेंगे। लिस्ट विस्ट के चक्कर में मत रहिए, लिस्ट विस्ट के चक्कर में मत रहिए कि आप सवाल से सीखिए। फिजिक्स इज अ सब्जेक्ट, इसमें एक चीज एक जगह सीखते हैं, उसको दिमाग में डालते हैं और धीरे धीरे उसके बारे में काम करेंगे तो अपने आप सामने आएंगे। आपने बस इस बात को याद रखिए, इसको बोलिए, समझिए कि हाँ मैं जब भी तिरछी मिर्ची दिशाओं में कोई दिशा बदलता हुआ घूम रहा होगा तो हम ऐसे इक्वेशन लिख सकते हैं। हमेशा ये वाली भी लिख सकते हैं, वो वाली भी लिख सकते हैं। आपको ये पता है किससे आंसर आएगा मुझे नहीं पता, पर ये 4 इक्वेशन आपको लिखनी आनी चाहिए।
अच्छा, अब इन दो इक्वेशन को देखते हैं। देखिए इन दोनों इक्वेशन तो कुछ हो रहा है कि नहीं, देखते हैं क्या समझ में आ रहा है। ऐसी कोशिश करते हैं, पता नहीं क्या है। तो एक इक्वेशन हमने लिखी थी dr/dt इज इक्वल टू u cos थीटा माइनस v, और एक इक्वेशन लिखी थी u sin थीटा इज इक्वल टू r d थीटा बाई dt। r d थीटा बाई dt, r d थीटा बाई dt इज इक्वल टू u sin थीटा। r d थीटा बाई dt इज इक्वल टू u sin थीटा। क्या आपको दिख रहा है कि दो इक्वेशन हमने लिखी है, dr बाई dt इज इक्वल टू u cos थीटा माइनस v। बिल्कुल उसमें से इसको एक ऐड करो। दिस इज वन ऑफ द थिंग, दिस इज द वन ऑफ द थिंग, इट इज अ वन ऑफ द थिंग। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा, 25 चीजें याद रखनी है, उनमें से एक ये है, बिल्कुल ये है। राइटिंग इक्वेशन इन दिस मैनर इज वन ऑफ देम। पर वो है क्या चीज, वो है क्या चीज, वो जो मैंने आपको उस दिन सिखाया था उसको और इसको एक ही मानिए। फिर वो मैंने आपको सिखाया था कि दिशा बदलने वाली कहानी, तो इस मेथड को आप एक ही मानिए। बिल्कुल सही कहा आपने कि हमेशा हम इक्वेशन, किसी के बदलाव की इक्वेशन दो तरीके से लिख सकते हैं, एक फिक्स्ड एक्सिस के अलाउंग और एक बदलाव जो जिस दिशा में हो रहा है उसके अलाउंग। ये मैं इसको वापस यहां लेके क्यों आया हूं, क्योंकि यहां पर अगर आप इस इक्वेशन में डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या आ रहा है। आप इस इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या आ रहा है। क्या आप इस इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ रहा है dr बाई r, dr बाई r इज इक्वल टू u cos थीटा माइनस v, u cos थीटा माइनस v अपॉन u sin थीटा इंटू डी थीटा। अगर हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर पाए तो हमें एंगल एज अ सेपरेशन का फॉर्मूला मिल जाएगा। इसे कहते हैं ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन इन आर थीटा। ये ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन, क्योंकि अगर मैं यहां पे बात करूं, इनिशियल सेपरेशन ए था, किसी जनरल टाइम पे सेपरेशन को आर लिखा, यहां पे इनिशियल थीटा की वैल्यू 90 डिग्री थी, पाई बाई 2 थी। थीटा क्या, हॉरिजॉन्टल से वेलोसिटी ऑफ डॉग का एंगल, और फाइनली वो थीटा है। तो वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ आर एज अ फंक्शन ऑफ थीटा ऑल्सो इफ somebody somewhere in Olympiad type of examination is interested to, कि आर एज अ फंक्शन ऑफ थीटा निकाल के दिखाओ। जेई तो नहीं पूछेगा, पर आर एज अ फंक्शन ऑफ थीटा भी हम यहां से निकाल सकते हैं। आर एज अ फंक्शन ऑफ थीटा भी हम निकाल सकते हैं। अब मैं आपको इसी जैसा एक दूसरा सवाल देने की कोशिश कर रहा हूं, प्लीज ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, प्लीज ध्यान से समझिएगा। एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये एंगल थीटा है। एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये एंगल थीटा है। ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये एंगल इसका थीटा है। इंक्लाइंड प्लेन का एंगल थीटा है, लेट्स से एंगल थीटा है। The component of gravity which will make it move in log this direction is g sin theta, of course. g sin theta है। कंपोनेंट ये इसका स्लोप की लाइन है,
ये रोड बनी हुई है, ये बीच में लाइन बना दी मैंने, रोड है, ये तिरछी रोड है, यू ऐसे दिख रहा है क्या, फील आ रहा है क्या आपको तिरछी रोड का? ये जी साइन थीटा है। काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन अपोजिट टू वेलोसिटी, अपोजिट टू वेलोसिटी। काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा रगड़ाव, काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट टू वेलोसिटी लगता है, जिधर चल रहा है उसके अपोजिट। काइनेटिक फ्रिक्शन तब आता है जब रगड़ाव होता है, वैसे हम आगे पढ़ेंगे। और काइनेटिक फ्रिक्शन अपोजिट टू वेलोसिटी है, काइनेटिक फ्रिक्शन अपोजिट टू वेलोसिटी है, काइनेटिक फ्रिक्शन अपोजिट टू वेलोसिटी है। और उसका मैग्नीट्यूड, वो भी जो एक्सेलरेशन दे रहा है, ए काइनेटिक, ए फ्रिक्शन जो मैग्नीट्यूड दे रहा है, उसकी वैल्यू भी जी साइन थीटा है, पर वो हमेशा इसकी दिशा किधर है? इस काइनेटिक फ्रिक्शन के कारण जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा अपोजिट टू वेलोसिटी मिलेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन के कारण जब भी एक्सेलरेशन मिलेगा वो अपोजिट टू वेलोसिटी मिलेगा, और ग्रेविटी के कारण जो मिलेगा वो हमेशा अलोंग द इंक्लाइन प्लेन मिलेगा, जी साइन थीटा, इंक्लाइन प्लेन के अलोंग मिलेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन का एक्सेलरेशन हमेशा जी साइन थीटा अपोजिट टू वेलोसिटी मिलेगा, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी साइन थीटा हमेशा इस लाइन के अलोंग मिलेगा, दोनों बराबर है मैग्नीट्यूड वाइज। और काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा दिशा अपोजिट है। एक पार्टिकल को इधर की तरफ यू नॉट स्पीड से फेंका गया, इंक्लाइन प्लेन ऐसा है, ये इंक्लाइन प्लेन है, यू फेंका गया परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन, हॉरिजॉन्टली फेंका गया यू साइन थीटा से, तो बिकॉज ऑफ ग्रेविटी ये नीचे भी गिर रहा होगा और एक्सेलरेशन पीछे भी लग रहा होगा। इसका पाथ कुछ इस तरह का आएगा, इसका पाथ कुछ इस तरह से आ रहा होगा, इसका पाथ कुछ इस तरह से आ रहा होगा, इसका पाथ कुछ इस तरह से आ रहा होगा, इसका पाथ कुछ इस तरह से आ रहा होगा। दिख रहा है कि आपको इसका पाथ कुछ इस तरह से आएगा। किसी भी समय अगर मैं यहां पर, इसका पाथ कुछ इस तरह से आएगा, ये इसके पास इस जगह पर मान लिया यहां पर वेलोसिटी इधर की तरफ है, वेलोसिटी इधर की तरफ है, यानी कि इस मैक्सिमम लाइन से लेट से ये एंगल अल्फा बना रहा है किसी भी मूवमेंट पर। दिख रहा है कि नहीं? सवाल दिख रहा है कि नहीं? पहले ये तो बताओ, विजुलाइज हो रहा है कि क्या सवाल है? मैं आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं तो सोचने का तरीका आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये आपका वेलोसिटी किसी भी समय अल्फा एंगल बना रहा है, बहुत बढ़िया, वेलोसिटी अल्फा एंगल बना रहा है। तो इसके पास जो एक्सेलरेशंस होंगे वो कौन कौन से होंगे? एक तो इसके पास एक्सेलरेशन होगा इधर की तरफ जी साइन थीटा अपोजिट टू वेलोसिटी फ्रिक्शन के कारण, और एक इधर की तरफ होगा जी साइन थीटा। ये एंगल अल्फा बना रहा है, ये किधर की तरफ एक्सेलरेशन होगा जी साइन थीटा। और तनिष्क मेरे बेटा क्या सवाल है कि ये हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है, जैसे दिस इज, लेट्स सी दिस इज माय हैंड, दिस इज इंक्लाइन प्लेन, इधर की तरफ फिसलने वाला एक्सेलरेशन ग्रेविटी का जी साइन थीटा है, पहले भी हमें पता ही ये बात। इधर की तरफ एक्सेलरेशन क्या है? जी साइन थीटा ग्रेविटी का। और एक काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है, जब भी आप चलते हैं तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है जिसके कारण आपका हाथ गर्म होगा। अगर ऐसा आप चला के देखें तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या, जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा अपोजिट टू वेलोसिटी होता है। हमने पार्टिकल को बेटा यू फेंका है, यू परपेंडिकुलर, तो ये ग्रेविटी का नीचे गिरता जाएगा तो कर्वीलिनियर पाथ में चलेगा, पर कर्वीलिनियर पाथ में जब चल रहा होगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा किधर की तरफ लग रहा होगा? वो नीचे की तरफ लग रहा होगा, जी साइन थीटा। पर जो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा वो अपोजिट टू वेलोसिटी लग रहा होगा, वही मैंने यहां पे शो करने की कोशिश की। जी साइन थीटा और v, यहां पर किसी समय पे इसकी स्पीड को, वेलोसिटी को v मान लिया, और जी साइन, इसमें वेलोसिटी और पोजीशंस की बात है, डिस्टेंसेस की बात है। तो अब देखते हैं इसमें क्या क्या, आप इसमें कैसे कैसे इक्वेशन लिख सकते हैं। अगर आपने चाहा कि मैं फिक्स्ड लाइन के अलोंग इक्वेशन लिखूं, इस लाइन के अलोंग और इसके परपेंडिकुलर लाइन के अलोंग, फिक्स्ड लाइन के अलोंग, अगर आपने इस सवाल को इन दो फिक्स्ड लाइन के अलोंग इक्वेशन लिखने की कोशिश की, तो इस लाइन के अलोंग किसी भी मूवमेंट पे अगर हम बात करें
तो ये एंगल भी अल्फा होगा। फिक्स्ड लाइन के अलोंग इक्वेशन लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, जी साइन थीटा, पेन बदल देता हूं, इस लाइन के अलोंग क्या एक्सेलरेशन, जी साइन थीटा इधर और जी साइन थीटा कॉस अल्फा ऊपर, हम लिखेंगे जी साइन थीटा माइनस जी साइन थीटा कॉस अल्फा इज इक्वल टू ई बाई डी टी ऑफ वी कॉस अल्फा। चेक इट आउट, क्या ये अलोंग द इंक्लाइन प्लेन इक्वेशन समझ में आई आपको? जी साइन थीटा माइनस जी साइन थीटा माइनस जी साइन थीटा कॉस अल्फा इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ वी कॉस अल्फा। हमें जब पता है कि हम फिक्स्ड लाइन के अलोंग करते हैं तो उस लाइन का फोर्स, उस लाइन का एक्सेलरेशन, उस लाइन की वेलोसिटी को बदलता है, सिंपल, जो बचपन से सीखा है हमने। इस लाइन का एक्सेलरेशन इस लाइन की वेलोसिटी को बदलेगा, तो कैन आई राइट जी साइन थीटा माइनस जी साइन थीटा कॉस अल्फा इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ वी कॉस अल्फा। जी साइन थीटा माइनस जी साइन थीटा कॉस अल्फा कैन बी रिटन एज डी बाई डी टी ऑफ वी कॉस अल्फा। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, प्रियांक ने बोला, बाकी सब लोग भी देख ले यार। और उसके परपेंडिकुलर वाली लाइन की इक्वेशन अगर हम लिखें तो जी साइन थीटा इधर की तरफ है, अरे बताइए, उसके परपेंडिकुलर वाली लाइन की इक्वेशन लिखेंगे तो हमारे पास आएगा जी साइन थीटा साइन अल्फा, जी साइन थीटा का ये कंपोनेंट और वो वी के इस दिशा वाले वी को बदलेगा, तो इट इज इक्वल टू वी उधर है और जी साइन थीटा जी साइन अल्फा इधर है, तो इट इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ वी साइन अल्फा। ये तो सिंपल हमने बचपन वाले तरीके से लिखा, एक्स में एक्स का फोर्स एक्सेलरेशन, वाई में वाई का एक्सेलरेशन। अबे इसको एक्स दिशा मान ली, इसको वाई दिशा मान ली, इसको एक्स दिशा मान ली, इसको वाई दिशा मान ली और उसके हिसाब से इक्वेशन लिख दी। प्लीज चेक करिए, इसको एक्स दिशा मान ली, इसको वाई दिशा मान ली, तो एक्स दिशा और वाई दिशा के हिसाब से इक्वेशन लिख दी। इसको एक्स दिशा मान ली, इसको वाई दिशा मान ली, तो एक्स दिशा और वाई दिशा के हिसाब से इक्वेशन लिख दी। इज इट राइट? इक्वेशंस आर करेक्ट? आर दीज इक्वेशंस आर करेक्ट? वाई में जी कॉस थीटा तो बेटा इस प्लेन के अंदर है, जी कॉस थीटा तो प्लेन के अंदर है, जी साइन थीटा ही है बेटा, जी कॉस थीटा तो प्लेन के अंदर है। हम तो इस प्लेन पे इक्वेशन लिख रहे हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जी साइन थीटा तो तीसरा जेड एक्सिस है अंदर की तरफ, जी कॉस थीटा यू है, जी कॉस थीटा तो अंदर घुसा हुआ है जेड एक्सिस के अलावा। ये दो इक्वेशन लिख लिए, इक्वेशन लिखने का तरीका सीखना है, पहले इसको मैंने एम्फेसाइज करवाना है, ये इक्वेशन लिखने का तरीका। इन दो दिशाओं में इक्वेशन समझ में आई, हम कैसे लिखें। अब अगर मैं वेलोसिटी के अलोंग और उसके परपेंडिकुलर लिखता तो क्या लिखता, वेलोसिटी के अलोंग और उसके परपेंडिकुलर वाला, तो हमें पता है कि वेलोसिटी के अलोंग वाला उसका मैग्नीट्यूड बदलेगा और उसके परपेंडिकुलर वाला इसकी दिशा बदलेगा। वेलोसिटी के अलोंग वाला उसका मैग्नीट्यूड बदलेगा, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वाला उसकी दिशा बदलेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो वेलोसिटी के अलोंग वाले तरीके से अगर मैं इक्वेशन लिखता तो अब मैं वेलोसिटी के अलोंग वाला, तो वेलोसिटी के अलोंग क्या है, जी साइन थीटा कॉस अल्फा इधर की तरफ है, जी साइन इस वाले जी साइन थीटा का कॉस अल्फा वेलोसिटी के अलोंग है और ये जी साइन थीटा पूरा अपोजिट है, तो हम इक्वेशन लिखते जी साइन थीटा कॉस अल्फा माइनस जी साइन थीटा इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी। ये मैं मैग्नीट्यूड की बात लिखी, ये मैंने मैग्नीट्यूड वाले तरीके से इक्वेशन लिखी, ये मैंने मैग्नीट्यूड वाले तरीके से इक्वेशन लिखी, ये मैंने मैग्नीट्यूड वाले तरीके से इक्वेशन लिखी, ये मैंने मैग्नीट्यूड वाले इक्वेशन के तरीके से इक्वेशन लिखी। प्लीज चेक करिए, ये मैंने मैग्नीट्यूड वाले इक्वेशन के तरीके से इक्वेशन लिखी।
और परपेंडिकुलर दिशा में वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ये जी साइन थीटा तो वेलोसिटी के अलॉन्ग है, जी साइन थीटा, इस वाले जी साइन थीटा का साइन अल्फा वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, तो जी साइन थीटा, जी साइन थीटा साइन अल्फा इज इक्वल टू वी ओमेगा। ये दूसरी सेट ऑफ इक्वेशन लिखिए, प्लीज चेक करिए कि व्हाइट सेट और येलो सेट ऑफ इक्वेशन दो अलग तरीके से लिखी गई है, दोनों व्हाइट सेट ऑफ इक्वेशन एंड येलो सेट ऑफ इक्वेशन दोनों तरीके से लिखी गई है। वो लिखी गई है फिक्स्ड एक्स और वाई के हिसाब से कि इस दिशा का वेलोसिटी फोर्स, इस दिशा का एक्सेलरेशन इस दिशा की वेलोसिटी को बदलेगा, तो एक्स का एक्सेलरेशन एक्स की वेलोसिटी को बदलेगा, वाई का एक्सेलरेशन वाई की वेलोसिटी को बदलेगा, वो उस तरीके से लिखी गई है। इसको लिखा गया है कि वेलोसिटी के अलोंग वाला कंपोनेंट जो है एक्सेलरेशन का, वो उसका मैग्नीट्यूड बदलेगा और उसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट उसकी दिशा बदलेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो जनरली हमारे मास्टर और टीचर्स लोग, दुनिया के मोस्ट ऑफ द जनता, सारे नहीं कहूंगा, जनरली ये इससे ही खेल स्टार्ट करते हैं और कुछ स्पेशल केसेस में वो कर लेते हैं, पर ये चारों इक्वेशन हमेशा वैलिड है। कब कौन सी लगानी है मुझे क्या पता, कब कौन सी लगानी है मुझे क्या पता। अगर आपका इससे ही काम चल जाए तो इससे ही काम चला लेंगे, उससे काम चल जाए तो उससे ही काम चला लेंगे, मिक्स करके काम चले तो मिक्स करके काम चला लेंगे। यही मैथमेटिकल जगलिंग है, जो कि फिजिक्स, तो आप ये ईदर वे दिस इज राइट फिजिक्स और दिस इज ऑल्सो अ राइट फिजिक्स, बट समटाइम्स दिस राइट फिजिक्स लीड टू अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, तो उस केस में हम इन दोनों का इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे मान लो इस सवाल में पूछा गया होता, मान लो इस सवाल में पूछा गया होता कि बताओ फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्या होगी, बताओ फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्या होगी, सवाल में पूछा गया होता फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्या होगी। अगर इसी सवाल में पूछा गया होता फाइन, जो कि सवाल में पूछा जाता कि अगर मान लो इसमें पता नहीं क्या पूछे, मुझे क्या पता, मान लो ऐसा पूछ देता कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्या होगी। अब हमने फाइनल, अब थोड़ी, अब फिर फिजिक्स आ गई, सवाल पूछा तो हम फिजिक्स लिख दी, तो हमने काइनेमेटिक्स लिख दी। फाइनल वेलोसिटी, अगर एक पार्टिकल को यूं फेंका गया है तो ग्रेविटी उसको नीचे गिरा रही है, तो घूमता जा रहा है घूमता जा रहा है, तो फाइनली उसकी वेलोसिटी इधर की तरफ हो जाएगी, ये हमेशा उधर एक फोर्स लग रहा है और ये वाला हमेशा दिशा बदलता जा रहा है, तो फाइनली इसकी वेलोसिटी, अल्टीमेटली इसकी वेलोसिटी इसी लाइन के अलोंग हो जाएगी, बिकॉज इसी लाइन के अलोंग एक फोर्स है ग्रेविटी, और जैसे इस लाइन के अलोंग इसकी वेलोसिटी होगी, अब फ्रिक्शन जी साइन थीटा ऊपर लगेगा और mg ग्रेविटी का जी साइन थीटा नीचे लगेगा, क्योंकि वेलोसिटी इस लाइन के अलोंग हो गई, तो उसके बाद वेलोसिटी का बदलना बंद हो जाएगा, यानी कि दैट विल बी द टर्मिनल वेलोसिटी इन दिस केस। अगर आपने इसको ऐसे फेंका है तो ये घूम रहा है, तो अल्टीमेटली जब ये घूमता जा रहा है घूमता जा रहा है, तो मैंने कहा मान लो सीधा हो गया तो क्या होगा, सीधा हो गया एक बार, जिस समय ये सीधा हुआ, मुझे नहीं पता कब होगा, जिस समय ये सीधा हुआ, तो ये हमेशा घूम रहा है, इधर की तरफ घूम रहा है क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है हमेशा, तो उसको घुमा तो रहा ही होगा, हमें दिख ही रहा है कि देयर इज अ डी ओमेगा इज देयर, एंगल वेलोसिटी का बदल रहा है, तो जिस समय ये बिल्कुल सीधा हो गया होगा, जिस समय ये बिल्कुल सीधा हो गया होगा, उस समय उसकी वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी हो जाएगी, क्योंकि जी साइन थीटा नीचे और फ्रिक्शन का जी साइन थीटा ऊपर है, यानी फाइनली व्हेन अल्फा बिकम जीरो, फाइनली व्हेन अल्फा बिकम जीरो, जब अल्फा की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो इट विल एक्वायर टर्मिनल वेलोसिटी। तो मैंने कहा अच्छा कैसे करें,
इस इक्वेशन को देखते हैं, इसकी पहली इक्वेशन अगर देखें इधर से और इसकी पहली इक्वेशन देखें इधर से, क्या सिमिलर दिख रही है दोनों इक्वेशन? लेफ्ट टर्म सिमिलर है, लेफ्ट टर्म सिमिलर है दोनों के लगभग, मतलब माइनस साइन का। क्या इन दो इक्वेशन से वी कैन रीच टू द कंक्लूजन? इन दो इक्वेशन से मैं ये लिख सकता हूं माइनस डी बाई डी टी या डी बाई डी टी, डी बाई डी टी ऑफ वी कॉस अल्फा, डी बाई डी टी ऑफ वी कॉस अल्फा इज माइनस डीवी बाई डी टी। अरे बताइए, बहुत बढ़िया यार। क्या मैं लिख सकता हूं डी बाई डी टी ऑफ वी कॉस अल्फा इज माइनस डीवी? लिख सकता हूं यहां पे, डी डी टी उड़ गए तो हमारे पास इक्वेशन आ गई डी वी कॉस अल्फा, पूरा वी कॉस अल्फा डी के अंदर है, बराबर माइनस डीवी। इंटीग्रेट कर देते हैं। वी कॉस अल्फा क्या है? इस दिशा में वेलोसिटी, और वी क्या है? ओरिजिनल स्पीड। इस दिशा में इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, वी कॉस अल्फा की इनिशियल वैल्यू 0 थी, वी कॉस अल्फा की इनिशियल वैल्यू 0 थी, वी कॉस अल्फा की इनिशियल वैल्यू 0 थी, और फाइनल वैल्यू आंसर है, क्योंकि फाइनली वेलोसिटी तो इसी लाइन के अलॉन्ग हो जाएगी। वी कॉस अल्फा की इनिशियल वैल्यू 0 थी, फाइनल वैल्यू आंसर है। डीवी क्या है? स्पीड है। डीवी क्या है? वी क्या है? स्पीड है। उसकी इनिशियल वैल्यू यू नॉट थी, फाइनली उसका आंसर है। डीवी कॉस अल्फा की, वी कॉस अल्फा की, वी कॉस अल्फा ही हमारा वेरिएबल है यहां पे। वी कॉस अल्फा की इनिशियल वैल्यू 0 थी, फाइनल वैल्यू आंसर है, तो यहां से आ गया वी कॉस अल्फा का वैल्यू, डीवी कॉस अल्फा इज वी कॉस अल्फा, डीवी कॉस अल्फा इज वी कॉस अल्फा। तो हमारे पास आ गया आंसर बराबर यू नॉट माइनस आंसर, तो आंसर की वैल्यू आ गई यू नॉट बाई 2, फाइनल स्पीड हो जाएगी यू नॉट बाई 2। सवाल में पूछा गया फाइनल स्पीड निकालो, तो आंसर आ गया यू नॉट बाई 2। आंसर आ गया फाइनल स्पीड का यू नॉट बाई 2। U naught by 2 is the answer. इंपॉर्टेंट नहीं है ये बात, स्टेरॉइडों में भी इस तरह की बात है। होमवर्क, काइनेमेटिक्स एससीवी, काइनेमेटिक्स के सवाल कराता रहूंगा, पर आप अपनी तरफ से करने लगी है एससीवी। आपको मैंने एक्सेस दिलवा दे रहा हूं नॉर्मल क्लास का भी, अगर आपको ये समझ में ना आता हो तो पहले नॉर्मल क्लास भी देखेंगे। व्हाइट वाली इक्वेशन को डिवाइड करके ट्राई किया था, इस इक्वेशन को, व्हाइट वाली इक्वेशन को आपस में किससे डिवाइड किया था? इस इक्वेशन को आपस में डिवाइड करके तो बड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। ट्राई करिएगा, एससीवी में काइनेमेटिक्स लगाने की कोशिश करिए पहले। That's it for today.